आज का हमारा टॉपिक है राजपूत तुर्क प्रतिरोध राणा सांगा के विशेष संदर्भ में। महाराणा कुंभा की हत्या करके उदय सिंह 1468 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना, लेकिन मेवाड़ के सामंत उसे नहीं चाहते थे क्योंकि वो पितृहंता था। अतः उन्होंने रायमल को राजा बनाना का निश्चय किया और रायमल को चित्तौड़ आने का निमंत्रण दिया। इस समय रायमल अपनी ससुराल ईडर में निवास कर रहा था। निमंत्रण मिलते ही रायमल ससैन्य मेवाड़ की तरफ आगे बढ़ा। जावर के निकट दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में उदय सिंह उदा जो था वो पराजित हो गया। पराजित उदा कुंभलगढ़ चला गया, लेकिन मेवाड़ी सामंतों ने उसे वहां से भी खदेड़ दिया और 1473 ईस्वी में रायमल ने पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया और फिर मेवाड़ की गद्दी पर आसीन हो गया। उदा भागकर मालवा सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के पास सैनिक सहायता के लिए गया, लेकिन एक दिन अचानक बिजली गिर जाने के कारण उदा की मृत्यु हो गई। रायमल ने 36 वर्षों तक शासन किया। उसमें शूरवीरता और कूटनीतिज्ञता का अभाव था, अतः मेवाड़ के कुछ अधीनस्थ प्रदेश उसके हाथ से निकल गए। आबू, तारागढ़, सांभर उदा के समय ही अलग हो गए थे। रायमल ने वापस मिलाने का इन्हें कोई प्रयास नहीं किया। मालवा के सुल्तान ने भी रणथंभौर, टाडा और बूंदी पर अधिकार कर लिया था। रायमल के 11 रानियां थी, उसके 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। पृथ्वीराज उसका ज्येष्ठ पुत्र था, जयमल उसका दूसरा बेटा था और सांगा उसका तीसरा पुत्र था। रायमल के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर सभी तनाव में थे। रायमल का चाचा सारंगदेव भी उत्तराधिकार की दौड़ में शामिल था। एक जनश्रुति के अनुसार पृथ्वीराज, जयमल और सांगा अपने चाचा सारंगदेव के साथ एक ज्योतिषी के पास गए। उस ज्योतिषी ने सांगा के राजा बनने के योग प्रबल बताए। अतः पृथ्वीराज नाराज हो गया और उसने सांगा के ऊपर तलवार से वार कर दिया। सांगा बच गया, लेकिन उसकी एक आंख चली गई। फिर तीनों भाई भीमल गांव की एक पुजारिन के पास गए। उसने भी यही भविष्यवाणी की। फिर वही युद्ध जो था वो आरंभ हुआ। सारंगदेव ने सांगा को बचाया। सांगा भागकर सेवंतरी गांव में राठौड़ बीदा की शरण में चला गया। जयमल उसका पीछा करता करता सेवंतरी गांव आया। युद्ध में बीदा मारा गया। अतः सांगा ने भागकर अजमेर के करमचंद पवार के यहाँ आश्रय प्राप्त किया। इस प्रकार सांगा कई दिनों तक अज्ञातवास में रहा। जब वह अज्ञातवास में था तब उसे मेवाड़ की गद्दी असंभव लग रही थी, लेकिन परिस्थितियां शीघ्र ही उसके अनुकूल बन गई। जयमल सुल्तान के हाथों मारा गया था। पृथ्वीराज भी सिरोही से लौटते समय रास्ते में अपने बहनोई द्वारा विषाक्त लड्डू खाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इससे पूर्व ही पृथ्वीराज ने सारंगदेव को भी मार डाला था। अतः सांगा के विरोधी लगभग समाप्त हो चुके थे। अब रायमल के पास कोई चारा नहीं रहा। ऐसी स्थिति में करमचंद ने रायमल को सांगा के बारे में सूचना भिजवाई। रायमल ने तत्काल सांगा को चित्तौड़ बुलवाया। इस समय रायमल संभवतः मृत्युशैया पर था और रायमल की मृत्यु के बाद सांगा संग्राम सिंह के नाम से मेवाड़ का शासक बना था। सिंहासनारूढ़ होने के समय सांगा के समय अनेक कठिनाइयां थी। कुंभा की मृत्यु के बाद मेवाड़ से संबंध विच्छेदित प्रदेशों के ऊपर उसे पुनः अधिकार करना था। गुजरात, दिल्ली और मालवा के शासक उसके विरुद्ध गठबंधन बनाए हुए थे और उसके राज्य की सीमाएं असुरक्षित हो रही थी। सांगा ने आरंभिक दिनों में गुजरात का महमूद शाह, दिल्ली का लोदी और मालवा का नसरुद्दीन शाह संगठित हो गए थे। ये लोग मेवाड़ पर आक्रमण करने को आतुर थे। इनकी राज्य सीमा इसलिए उसकी राज्य सीमाएं असुरक्षित हो गई थी। अतः उसने अपने संरक्षक
कर्मचंद पवार से गठबंधन किया, उसे परबतसर, मांडल और बनेड़ा की जागीर दे दी। तत्पश्चात उसने दक्षिणी पश्चिमी सीमाओं की रक्षार्थ सिरोही और बागड़ शासकों से मैत्री संबंध जो थे वो कायम किए। इसके अलावा उसने मारवाड़ शासक से मैत्री और ईडर से अपने हितैषी रायमल को शासक बना लिया था। सांगा ने 1514 में ईडर नरेश भारमल को हटाकर अपने हितैषी रायमल को वहां का शासक बना दिया था। इस घटना से क्षुब्ध होकर गुजरात शासक मुजफ्फर ने ईडर के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। दुर्भाग्यवश गुजरात की सेनाएं अहमदनगर के युद्ध में हार गई, अतः सांगा को हराने के लिए गुजरात का शाह मेवाड़ रवाना हुआ। शाह की सेनाएं डूंगरपुर, सागवाड़ा और बांसवाड़ा होती हुई मंदसौर पहुंच गई। ऐसी स्थिति में अपनी पराजय को निकट देखकर सांगा ने शाह से मित्रता कर ली। इतिहासकार पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, फरिश्ता और ब्रिक्स इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। सांगा का समकालीन मालवा का नरेश महमूद द्वितीय था। इस पर एक राजपूत सरदार मेदिनी राय का अत्यधिक प्रभाव था। इस कारण मुसलमान अमीर इससे नाराज रहते थे। इन अमीरों ने गुजरात के शासक से मैत्री करके मेदिनी राय को मांडू से भगा दिया था। मेदिनी राय ने सांगा के यहाँ शरण ली, अतः मालवा और मेवाड़ के संबंध वापस खराब हो गए। मालवा के शासक ने मेदिनी राय को दंडित करने के लिए घाणेराव पर आक्रमण कर दिया, किंतु सांगा और मेदिनी राय की सेनाओं ने उसे पराजित कर दिया। युद्ध में महमूद को बंदी बना लिया गया। फरिश्ता, बाबरनामा और ब्रिक्स के अनुसार राणा ने उसको थोड़े समय तक बंदी रखा और अच्छे व्यवहार रखने की प्रतिज्ञा करने पर उसे कैद से मुक्त कर दिया। इस समय महमूद ने रत्न जड़ित मुकुट, सोने की कमरपेटी सांगा को भेंट दी और अपने पुत्र को मेवाड़ की सेवा में छोड़ दिया था। इधर सिकंदर लोदी की निर्बलता का लाभ उठाकर सांगा ने दिल्ली के अधीन मेवाड़ के प्रदेशों को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। इसी मध्य सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई और इब्राहिम लोदी उसका उत्तराधिकारी बना। उसने शीघ्र ही मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, किंतु खातौली के युद्ध में वह पराजित हो गया। अमर काव्य वंशावली और बाबरनामा के अनुसार उसका एक शहजादा राणा द्वारा बंदी बनाया गया, जिसे कुछ दंड देकर राणा ने छोड़ दिया था। कुछ समय बाद इब्राहिम लोदी ने अपने सेनापति मियां माखन और मियां हुसैन को साथ लेकर मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर दिया। फारसी तवारीखों के अनुसार युद्ध के दौरान मियां हुसैन ने सुल्तान के साथ विश्वासघात कर दिया और वह सांगा से मिल गया। बाबरनामा के अनुसार इस युद्ध में सांगा विजयी रहा, जबकि मुस्लिम तवारीखों के अनुसार इस युद्ध में राणा सांगा जो था वो हार गया था। सांगा के समकालीन मुगल शासक बाबर था। वह भारत में मुगल साम्राज्य को सुसंगठित कर उसे दृढ़ता प्रदान करना चाहता था। उसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर विजय प्राप्त की थी, किंतु दिल्ली और आगरा उसकी विजय पताका के अधीन अभी तक नहीं आए थे और यहाँ विजय पताका फहराने का मतलब था राणा सांगा के साथ युद्ध करना। बाबर ने शीघ्र ही पानीपत के युद्ध में सहायता न करने का आरोप लगाकर राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इतिहासकार विलियम रशब्रुक, एरिस्टन आदि राणा सांगा पर प्रतिज्ञा भंग करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन राजपूत साक्ष्य राणा को इस दोष से मुक्त बताते हुए लिखते हैं कि दोनों में समझौता हुआ था, जिसके अनुसार दिल्ली बाबर के राज्य में रहेगी और आगरा तक राणा सांगा की सीमा रहेगी। सांगा ने बाबर को हराने के लिए सेना का पुनर्गठन किया, अनेक सामंतों का दल बनाया तथा चित्तौड़ एवं रणथंबोर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर बयाना दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। बाबर सांगा के इस कार्य से नाराज हुआ और उसने सांगा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। बाबर और सांगा के मध्य खनवा का युद्ध लड़ा गया।
इस युद्ध के कुछ कारण इस प्रकार हैं। बाबर और सांगा के मध्य खनवा के युद्ध के कारण। पहला कारण यह है, सांगा ने पानीपत के युद्ध में बाबर को सहायता नहीं दी थी। सांगा साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर रहा था और दोनों में सत्ता का संघर्ष जो था वो चल रहा था। सांगा हिंदुओं का नेता था और राजपूत अफगान मैत्री जो थी वो बाबर की आंखों में चुभ रही थी। जिस समय सांगा विजय अभियान में लगा था, बाबर उसके विरुद्ध योजनाएं बनाने लगा। उसने तुर्क सरदारों और शहजादों को जौनपुर बुलाया। तत्पश्चात आगरा और फतेहपुर सीकरी में रसद व्यवस्था को सुदृढ़ करके मोर्चाबंदी करने लगा। वह अपनी सेना लेकर 1527 में खानवा के मैदान में आ डटा। कुछ समय बाद सांगा भी अपनी सेनाएं लेकर खानवा में आ गया। राजपूतों की विशाल सेना को देखकर मुगल सैनिक दंग रह गए। उनका आत्मविश्वास जो था वो जाता रहा। इस प्रकार अपने अमीरों और सैनिकों को हतोत्साहित देखकर बाबर ने कहा, सिपाहियों और अमीरों, जो इंसान जन्म लेता है जरूर ही मरता है। जिंदगी की दावतों में जो शरीक होता है उसे मौत का प्याला पीना पड़ता है। अतः जलील होकर जिंदा रहने की बजाय मर जाना ही हितकर है। बाबर की इस ललकार के साथ ही मुगलों ने युद्ध छेड़ दिया। वे राजपूतों पर गोले बरसाने लगे। राजपूतों ने भी अपने निरंतर आक्रमणों से मुसलमानों के प्राण सुखा दिए। विजय की एक तुला कभी विजय की एक तुला में लटकती हुई प्रतीत हो रही थी। बाबरनामा के अनुसार दुर्भाग्यवश उसी समय राणा सांगा की आंख में तीर लग गया और वह मूर्छित हो गया। उसे मूर्छित अवस्था में ही युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाया गया और बचे हुए राजपूत युद्ध करते रहे। अंत में बाबर को विजय जो थी वो प्राप्त हुई थी। इस युद्ध में सांगा की पराजय के कुछ कारण थे जो इस प्रकार है। वीर विनोद टॉड और शारदा उसकी पराजय का प्रमुख कारण सिलहदी तंवरों का बाबर से मिलना बताते हैं, किंतु यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन्होंने दल बदल उस समय किया जब सांगा ने युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया था। दूसरा, राणा की सेना विधिवत संगठित नहीं थी। राजपूत सेना में विविध वंशीय सैनिक थे। वे अपनी मान्यता के अनुसार युद्ध लड़ते थे। उसकी सेना में अनुशासन और एकता का अभाव था और सांगा के पास पैदल सैनिक अधिक थे, जबकि बाबर के पास अश्वारोही सैनिक जो थे वो अधिक थे। युद्ध में बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था, जबकि राजपूतों के पास केवल तीर कमान थे। युद्ध की पद्धति और मोर्चे पर पकड़ मजबूत थी। मुगलों के पास आपातकालीन सेना भी थी और मुगलों की व्यवस्था परिष्कृत भी थी। डॉक्टर ओझा के अनुसार पराजय का कारण प्रथम दिन विजय के बाद राणा का दूसरे दिन युद्ध नहीं करना भी माना जाता है। इस युद्ध का परिणाम भी बहुत महत्वपूर्ण रहे। इस युद्ध के बाद राज सत्ता राजपूतों के हाथों से निकल मुगलों के पास चली गई। राजनीतिक दृष्टि से उत्तर भारत का संबंध मध्य एशिया से हो गया। इस कारण उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षा की नई व्यवस्था जो थी वो कायम हुई। युद्ध शैली में नया सामंजस्य हुआ। राजपूत प्रतिशोध की आग में जलने लगे। यद्यपि सांगा मंतव्य की प्राप्ति नहीं कर सका था, किंतु उसका नाम भारतीय अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में अमर है। सांगा ने प्रत्येक क्षण युद्ध और पराक्रम से अपने देश की रक्षा की। उसने उच्च आदर्शों और देश स्वाभिमान से प्रेरित होकर दिल्ली, मालवा और गुजरात के शासकों को हराया था। डॉक्टर ओझा के अनुसार वह वीर, उदार, कृतज्ञ, विद्वान और न्याय परायण शासक था।